ड्रग किस तरीके से और कहाँ बाइंड करके टारगेट करता है, ये पार्ट आपका फार्माकोडायनेमिक का है। ठीक है। और जहां तक है आपका मंडे ट्यूसडे जब भी टेस्ट है, तब तक हम इसी टारगेट्स पे काम करेंगे। ठीक है। सबसे पहला क्या है, आप देखो अगर आपके जो ड्रग का एक्शन आता है वो इन चार जगह पर बाइंड करने से आता है। इन चार जगह पर जो ड्रग है कुछ ना कुछ चेंज करती है। जैसे रिसेप्टर पे बाइंड करेगी तो कोई ना कोई आपका न्यूरोट्रांसमीटर निकालेगी, कोई आपका प्रोटीन निकालेगी, कोई सिग्नलिंग होगी आगे। ठीक है। आयन चैनल आपने बहुत टाइप के पढ़े हैं, कैल्शियम गेटेड आयन चैनल है, सोडियम गेटेड आयन चैनल है, लाइगैंड गेटेड आयन चैनल है। तो ये आपके कई टाइप के आयन चैनल होते हैं। ठीक है। इन पे ड्रग बाइंड करके या इनको ओपन या फिर क्लोज करा के ड्रग इस तरीके से काम करती है कि इन आयन चैनल्स को ओपन करा दिया या क्लोज करा दिया। आपको डायरेक्ट ये बताने से पहले कि कैसे बाइंड करती है ड्रग, आपको एक बार टाइप्स ऑफ आयन चैनल जो है वो मुझे बताना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो आपका बेसिक बना देगा बहुत अच्छे से। आपको फिर जो आप सीएनएस वाली डिजीज पढ़ोगे तो वहां पर आपको दिक्कत नहीं आएगी कि आयन चैनल्स क्या होते हैं। उसके बाद है एंजाइम्स। क्या आपके एंजाइम, जैसे कोई भी एंजाइम ले लो, आप स्लाइवरी अमाइलेज ले लो। ठीक है। या इसके अलावा जो भी एंजाइम आपको याद आता है आप वो एंजाइम ले लो कि उसके एक्शन को वो इनिबिट कर रहा है या फिर स्टिमुलेट कर रहा है। ठीक है। जैसे आप लोगों को भूख नहीं लगती है या आपका डाइजेशन खराब है, तो आप क्या करते हो, आप सिरप ले लेते हो जिसमें आपका पेप्सिन एंजाइम होता है, जो आपको पपाया वगैरह में कहीं मिलता है। वो क्या करता है, आपके खाने के डाइजेशन को इंक्रीज कर देता है। पपाया पपाया इज आपका भी एक एंजाइम आता है। ठीक है। तो वो क्या करते हैं, ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव कर देते हैं। इसके अलावा क्या है, ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल या कैरियर मॉलिक्यूल। इनका काम क्या है कि अब जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये आपका वाटर है, तो वाटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्रॉस नहीं कर सकता है। तो वाटर को क्रॉस कराने के लिए आपको कोई कैरियर चाहिए। मान लो ये एम नाम का कैरियर है, तो वाटर क्या क्या करता है, इस एम नाम के कैरियर के साथ बाइंड हो जाता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चला जाता है। यहाँ वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा और ये जो एम नाम का मॉलिक्यूल है ये आपका ऐसे का ऐसे बाहर निकल आएगा और दोबारा जो है आपका यूटिलाइज होता रहेगा। इस तरीके से कुछ आपके ट्रांसपोर्टर होते हैं। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल वाटर का लिया है, लेकिन ज्यादातर इसका एग्जाम्पल आप पढ़ते हो वो आपको ग्लूकोज का पढ़ते हो। ठीक है, जहाँ आप ग्लूट 1 और ग्लूट 2 का रोल देखते हो। ठीक है। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि कोई ऐसा और भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि जिससे आपकी ड्रग कोई इफेक्ट शो कर दे, इन चारों के अलावा आपने जितनी फार्माकोलॉजी पढ़ी है, बायोकेमिस्ट्री पढ़ी है, आप उस बेसिस पे बताओ। इन चार के अलावा कोई और है? रिसेप्टर्स, आयन चैनल्स, एंजाइम्स, ट्रांसपोर्टर्स। कोई आपको ऐसी ड्रग याद आ रही हो? नहीं। हाँ ठीक है, एक्टिवेटेड चारकोल का तेल, बिल्कुल ठीक है। वो आपको जो है वो मैकेनिकल तरीके से काम करता है। ठीक है। इसी तरीके से आप जो एंटासिड लेते हो जो कि आपके नॉन सिस्टमेटिक है, वो क्या करते हैं, वो आपके न्यूट्रलाइज रिएक्शन शो करते हैं। वो कहीं पर जाके कुछ बाइंड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपके एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। यहाँ पर बात मैं नॉन सिस्टमेटिक की कर रहा हूँ, अभी आप जब जीआईटी वाला चैप्टर पढ़ोगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे ड्रग है। मान लो कोई ड्रग किसी प्रोटीन पे बाइंड हो जाती है और वो आप प्रोटीन आपकी बॉडी के लिए नेसेसरी है। जैसे मान लो अगर कोई ड्रग आपकी कैरेटिन पे बाइंड होने लग जाए। ठीक है। अब कोई ड्रग कैरेटिन पे बाइंड हो रही है और उसका अमाउंट कम कर रही है, तो क्या होगा, आपके नेल्स जो है वो टूटने लग जाएंगे। ठीक है। इसके साथ साथ क्या होगा, आपके हेयर्स जो है, हेयर फॉल आपको ज्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो इस टाइप के जो एक्शंस आते हैं जहां पर आपका डायरेक्ट जो है प्रोटीन पे कोई ना कोई ड्रग आपके बाइंड कर रही है। ठीक है। तो इस टाइप के एक्शन को आप इन चारों एक्शन से अलग मानते हो। और इसका एक परफेक्ट एग्जांपल आपका अल्कोहल भी है। अल्कोहल के लिए कोई रिसेप्टर वगैरह कुछ नहीं है, तो अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म आपके फूड के मेटाबॉलिज्म से अलग होता है। ठीक है। तो इसके अलावा भी कुछ ड्रग्स हैं जो मैंने यहाँ पर एग्जांपल में डाली और ये इंपॉर्टेंट है आपकी, क्योंकि असप्शंस है। मेनली आप पूरी फार्माकोलॉजी में जितने साल आप पढ़ते हो, जब तक पढ़ते हो आप यही पढ़ते रहते हो चारों, लेकिन इसके अलावा भी ड्रग्स है।
जैसे आपकी ड्रग है कोल्चिसिन, जो आपकी पॉलीप्लोइडी कोज करती है। अब पॉलीप्लोइडी में आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो आपके 23 क्रोमोसोम थे, 23 और 23, ये क्या हो जाता है आपको 46 हो जाता है। आप इसको एक्स एक्स मान लो या फिर कोई आप ऐसे ही मान लो, एक्स एक्स मान लो। चलो, पॉलीप्लोइडी में क्या होता है, क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाता है। तो जैसे यहाँ पर एक और 23 ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका कुछ 979 के अराउंड कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो आपका इसका एग्जाम्पल है ग्रेप्स का। पहले जो आप ग्रेप्स देखते थे उसका जो साइज था ग्रेप्स का वो छोटा था, और अब जो आप ग्रेप्स देखते हो उसका साइज बहुत बड़ा है। दैट इज ड्यू टू द पॉलीप्लॉइडी। ठीक है, जो भी आप फ्रूट लेते हो अब उसका साइज अगर बड़ा आ रहा है तो उसका रीजन आपका पॉलीप्लॉइडी है। ठीक है, और जो आपकी ड्रग है कोल्चिसिन, ये आपकी पॉलीप्लॉइडी कोज करती है। ये मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन रहा है आपका जीपेट का, एक बार नहीं कम से कम 7-8 बार पूछा है। ठीक है, इस ड्रग का यूज एक तो पॉलीप्लॉइडी में है। इस ड्रग का बाइंडिंग साइट पूछी जाती है कि ये ड्रग बाइंड कहाँ करती है, तो ये ड्रग आपकी ट्यूबुलिन पे बाइंड करती है। अब ट्यूबुलिन क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे जब आपके क्रोमोसोम है, आपकी सेल साइकिल में जब डिवाइड होता है तो क्रोमोसोम कुछ इस तरीके से डिवाइड होते हैं। ठीक है, एक इधर चला जाता है एक उधर। तो यहाँ पे जो आपका ये इस तरीके से फाइबर्स निकलते हैं, ये फाइब्रिन्स क्या होते हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल होता है। ठीक है, और ये माइक्रोट्यूब्यूल बने किससे हैं, ये ट्यूबुलिन नाम की प्रोटीन से बने होते हैं। अगर आपने ट्यूबुलिन को इनिबिट कर दिया तो क्रोमोसोम ठीक से डिवाइड नहीं हो पाएंगे। तो आपको जो मैंने ट्रिपल एक्स वाली कंडीशन बताई है उस टाइप की कंडीशन जो है वो डेवलप होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो कोल्चिसिन आपको वैसे तो गाउट में देते हैं, गाउट के अटैक में देते हैं, और इसकी जो बाइंडिंग है वो ट्यूबुलिन पे होती है। प्रोटीन जो है आपका कहाँ पर होता है, ये आपका माइक्रोट्यूब्यूल में होता है। इसका रोल आप देखोगे कई बार कैंसर में भी करते हैं। ठीक है, कैंसर को कोज कराने में कुछ ऐसा कराने में भी करते हैं। तो ये आपकी एक्सपेरिमेंटल ड्रग भी है कॉल्चिसिन। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, बहुत फेवरेबल क्वेश्चन है। सेकंड आपकी ड्रग है इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स, जो आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम को कम करती है। सिस्लो स्पोरिन ले लो, ये आपके साइटोसोलिक प्रोटीन है। जैसे जो भी है आपका इंटरल्यूकिन्स हैं, इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 6, CDK4, CDK12, इन पे बाइंड करती है। तो ये आपकी इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग है। अब ये इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 6 कोई आपके मॉलिक्यूल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ आपके क्या है, प्रोटीन्स है। और आपको बहुत सारी एंटी कैंसर ड्रग मिलेंगी जो आपके इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 10, जो भी मैंने आपको इम्यूनो में पढ़ाया है, TNF अल्फा, इंटरफेरोन गामा, इन पे बाइंड करती है। ठीक है, तो ये सारा आपका इम्यूनोसप्रेसिव है। ऐसे ही जो थेराप्यूटिक एंटीबॉडीज हैं, वो आपकी जो आप मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं, वो आपकी इसीलिए साइटोकाइंस को कम करती है, जो कि आपका प्रोटीन मेडिएटर है। ठीक है, ऐसे ही कुछ आपकी ड्रग्स हैं जो ना आपका रिसेप्टर पे काम कर रही है, ना आयन चैनल पे काम कर रही है, ना एंजाइम पे, ना ट्रांसपोर्टर पे, वो आपकी डायरेक्टली काम कर रही है DNA पे। ठीक है, तो इस टाइप की जो ड्रग है कीमोथेरेप्यूटिक्स वाली, वो आपकी कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर पे भी काम करती है, कुछ आपकी डायरेक्टली DNA पे भी बाइंड कर जाती है। तो ये आपकी एक्सेप्शन है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपकी पहली ड्रग है। ठीक है, ये बहुत बार पूछा हुआ है। अब ये आपके जो मैंने आपको 4 तरीके बताए हैं, रिसेप्टर, आयन चैनल, एंजाइम और ट्रांसपोर्टर। अब रिसेप्टर में देखो, रिसेप्टर कई टाइप के हो सकते हैं, मतलब ड्रग बाइंड कर रही है तो उस पर क्या इफेक्ट आ रहा है ड्रग का, उसका एक एगोनिस्ट होता है, इनवर्स एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, ये होता है। ठीक है, अगर एगोनिस्ट या इनवर्स एगोनिस्ट बाइंड कर रही है तो उसमें इफेक्ट डायरेक्ट भी आ सकता है, कि डायरेक्ट आपका आयन चैनल ओपन होगा। ये मैं आपको दोबारा भी कराऊंगा, तो इसको आपको घबराने की जरूरत नहीं है अगर आपको इनके मतलब नहीं पता है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म। सॉरी, इसमें क्या होता है, आपका एंजाइम का एक्टिवेशन भी होता है और इनिबिशन भी होता है। आयन चैनल मॉड्यूलेशन, अब मॉड्यूलेशन का मतलब है कि आयन चैनल ओपन क्लोज या इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ना घटना, ये सारी चीजें हो सकती है। ठीक है, मॉड्यूलेशन आप तभी वर्ड यूज करते हो जब आप कुछ स्पेसिफिक नहीं बोल सकते कि कम या ज्यादा हो रहा है। उसके अलावा DNA ट्रांसक्रिप्शन, तो ये आपका एगोनिस्ट का काम है। एंटागोनिस्ट का काम कोई भी नहीं है।
एंटागोनिस्ट का काम क्या है, जो ये काम कर रहे हैं इनको ब्लॉक कर दो, इनको कम कर दो, ठीक है। तो ये आपका कोई इफेक्ट आपका एंटागोनिस्ट स्पेसिफिकली शो नहीं करता है, वो सिर्फ जो एगोनिस्ट है या इनवर्स एगोनिस्ट है उनके इफेक्ट को रोकता है, ठीक है। या जो आपके एंडोजिनस मेडिएटर्स है, एंडोजिनस का मतलब क्या है, जो आपकी बॉडी में पहले से प्रेजेंट है, ठीक है, उनको ब्लॉक करता है। ये आपका आयन चैनल्स है। अब आयन चैनल्स ब्लॉकर है कि आयंस आपके यहाँ से पास नहीं हो रहा है, तो ये आपका परमानेंट ब्लॉक हो सकता है। सेकंड क्या है, मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर क्या करता है, अगर बाइंड हो रहा है तो आपका इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है ओपनिंग को, ठीक है। तो मॉड्यूलेटर वर्ड आप इसलिए यूज कर सकते हो। और ब्लॉकर आप जो वर्ड यूज करते हो, परमिशन ब्लॉक। परमिशन का ब्लॉक का मतलब क्या है कि उसको यहाँ से आने नहीं दे रहे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ब्लॉकर मॉड्यूलेटर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, एक ही चलता है। आप पर ब्लॉकर बोल लो, मॉड्यूलेटर बोल लो। मॉड्यूलेटर कुछ ड्रग्स में ज्यादा अच्छे से यूज होता है, जो कम डोज पे जो है ओपन करती है चैनल को, और हाई डोज पे चैनल को क्लोज कर देती है, वहां हम ये मॉड्यूलेटर टर्म यूज कर लेते हैं, वरना आपका ब्लॉकर इस टाइप की ड्रग यूज होती है, ठीक है, टर्म यूज होता है आपका। नेक्स्ट क्या है, एंजाइम। जो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा वो मैं आपको एंजाइम ही पढ़ाऊंगा, ठीक है, जो आपका ये टॉपिक है। अब एंजाइम इनिबिटर है कि आपका नॉर्मली इनिबिट कर दिया, कि आपका कुछ आके बाइंड हुआ और वो इनिबिट कर दिया, ठीक है। एंटागोनिस्ट है ये आपका, कि आपने एंटागोनिस्ट बाइंड कराया जो अगेंस्ट काम करता है और आपका रिएक्शन इनिबिट हो। फिर क्या है, फाल्स सबरेट, फाल्स सबस्ट्रेट, जब जिसको आप क्या बोलते हो, कॉम्पिटिटिव इनिबिटर, कि आपका प्रोडक्ट कुछ और बन गया, ठीक है। एक आप की होती है प्रोड्रग। प्रोड्रग क्या होती है, जो आपकी बॉडी में मेटाबोलाइज होने के बाद जो है वो एक्टिव होती है, ठीक है। तो वो आपका एक्टिव ड्रग जो है वो प्रोड्यूस्ड होगी। तो जब भी आपका एंजाइम पे कोई इनिबिटर बाइंड कर रहा है, तो वो आपका या तो एंटागोनिस्ट हो सकता है, या फिर कोई कॉम्पिटिटिव इनिबिटर हो सकता है, नॉन कॉम्पिटिटिव हो सकता है, या अनकॉम्पिटिटिव हो सकता है। इसमें फाल्स में आप पढ़ेंगे। और प्रोड्रग जो आपकी एक्टिव हो जाती है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टर है, जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर इसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये यहाँ बाइंड किया और ये आपका नीचे रिलीज हो गया, ठीक है। अब इनिबिटर क्या कर रहा है, इसकी जगह बाइंड कर रहा है और आपका ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर रहा है। फास्ट सबस्ट्रेट क्या है, फास्ट सबस्ट्रेट क्या करता है कि एक्यूमुलेशन कर देता है। एक्यूमुलेशन की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि आपका जो ट्रांसपोर्ट है वो खुद का खुद सेचुरेट होकर रुक जाता है। जैसे आप ठंडे पानी में चीनी मिलाते हो तो वो नहीं मिलता है, वो आपका सेचुरेट हो गया होता है वाटर, उसमें स्पेस नहीं होता है एटम्स के बीच में। ऐसा ही यहाँ पर है कि आपका एक्यूमुलेशन अगर हो गया है, तो आपका जो है यहाँ पर इसका ट्रांसपोर्ट जो है वो नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका चार तरीके हैं। जब मैं आपको रिसेप्टर पढ़ाऊंगा तो मैं फिर से आपको जो है ये आपको रिसेप्टर वाली इमेज दिखाऊंगा, आयन चैनल में फिर से आएगा। एंजाइम आपको मैं आज करा रहा हूँ, और मैं आपको पहले बता देता हूँ, एक क्वेश्चन आएगा इसमें से पक्का, इसलिए मैं थोड़ा स्लो करा रहा हूँ, एक एक करके करा रहा हूँ। अब ये क्वेश्चन आपका चाहे बायोकेमिस्ट्री से पूछ ले या ड्रग से पूछ ले, एक क्वेश्चन 4 नंबर का कंफर्म है, ठीक है। सबसे पहले, आपकी ड्रग्स जो है एंजाइम्स पे काम कैसे करती है। अच्छा, एंजाइम्स को आप क्या बोलते हो, बायो कैटालिस्ट बोलते हो, जो क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं और आपकी रिएक्शन जो है वो जल्दी होने लग जाती है। अब आपका एंजाइम्स का इनिबिशन 3 तरीके से होता है। पहला, कॉम्पिटिटिवली, सेकंड, नॉन कॉम्पिटिटिवली, और थर्ड होता है आपका अनकम्पिटिटिव। ये तीनों आपके अलग अलग है। कॉम्पिटिटिव आपको ऑलमोस्ट पता होगा, नॉन कॉम्पिटिटिव भी, लेकिन अनकॉम्पिटिटिव में थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं डाउट हो सकता है, ठीक है। तो ड्रग या तो कॉम्पिटिटिव या अनकॉम्पिटिटिव या फिर आपका नॉन कॉम्पिटिटिव से एक्ट करती है। सबसे पहले कॉम्पिटिटिव में देखो, कॉम्पिटिटिव में क्या होता है कि आपका जो सबस्ट्रेट है और जो इनिबिटर है, इनका जो स्ट्रक्चर है वो आपकी ऑलमोस्ट सेम होती है। अगर मैं इनकी केमिकल स्ट्रक्चर की बात करूं तो वो आपकी ऑलमोस्ट सेम होती है, ठीक है। तो ये जैसे आप इथेनॉल और मिथेनॉल का केस लेते हो, वो आपका कंपिटिटिव इनहिबिटर का है, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि इस यहाँ पर कि आपका अगर फॉल्स सबस्ट्रेट बाइंड कर रहा है तो आपको एबनॉर्मल मेटाबोलाइट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अगर आपका इथेनॉल बाइंड करता है तो आपको क्या मिलता था, एसिटल एल्डिहाइड मिलता है, ठीक है। और मिथेनॉल बाइंड करता है तो आपको फॉर्मल्डिहाइड मिलता है।
हालांकि दोनों की केमिकल स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है। तो इनकी केमिकल स्ट्रक्चर सेम होने की वजह से ये इनिबिटर यहाँ पर बाइंड कर जाता है। ठीक है, अब मान लो ये भी आपने 50 50 ग्राम दिया है सबस्ट्रेट, और इनिबिटर भी आपने 50 ग्राम दिया है, उस केस में कौन बाइंड करेगा? उस केस में आपका डिफाइंड करता है कि किसकी एफिनिटी ज्यादा है एंजाइम को लेके बाइंड करने की, और यूजली एफिनिटी इनहिबिटर की ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये आपका जो है कॉम्पिटिटिव टाइप का आपका इनहिबिटर होता है। इसके अलावा आपने कुछ टर्म्स पढ़ी होंगी, वी मैक्स, के एम और एस, या आपने हाफ वी मैक्स जो आप बोलते हो। वी मैक्स क्या है कि आपकी जो रिएक्शन है वो कितने टाइम से होती है, कितनी वेलोसिटी से होती है। ठीक है, के एम क्या है, ये आपको कोफिशिएंट होता है। ये क्या बताता है कि किस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पर, ये मैं आपको हिंदी में लिख रहा हूं, किस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पर आपकी जो रिएक्शन है वो आपकी हाफ हो गई है, यानी हाफ वी मैक्स तक पहुंच गई है। ठीक है, तो के एम आपको कुछ नहीं होता है, के एम आपकी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन होती है। ठीक है, और एस आपका सबस्ट्रेट है। जब भी आप ये वाली ब्रैकेट लगा देते हो तो उसका मतलब आपका कंसंट्रेशन से होता है। ठीक है, तो आपने सबस्ट्रेट के यहाँ पर लगा दी तो इसका मतलब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है। के एम क्या है? के एम सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन है जिसपे आपकी आधी रिएक्शन हो चुकी है। वी मैक्स क्या है? वो वेलोसिटी या वो टाइम जिसपे आपकी पूरी रिएक्शन हो चुकी है। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ दो चार चीजें याद रखनी है। सबसे पहले कि जब आप कंपिटिटिव का केस पढ़ते हो वहां पर जो आपका ड्रग है वो आपका डायरेक्ट एंजाइम से बाइंड होता है। ठीक है, आपका एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड नहीं होता है। मान लो ये आपका एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है, तो आपकी जो ड्रग है वो इससे जाके कभी भी बाइंड नहीं होगी एंजाइम सबस्ट्रेट के कॉम्प्लेक्स से, वो आपकी सिर्फ एंजाइम से बाइंड होगी। ठीक है, जितने पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखे हैं सब पे क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, तो ड्रग्स बाइंड ओनली टू एंजाइम, नॉट टू द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर होती है। ठीक है, और इनिबिटर आपका उसी साइड पे बाइंड करता है जिस साइड पे आपका जो है आपका सबस्ट्रेट बाइंड करता है, क्योंकि स्ट्रक्चर सिमिलर है, एक्टिव साइट सिमिलर है। ठीक है, और इस टाइप का जो इनिबिशन है, जैसे ये इनिबिशन है, मान लो आपने जो है इनिबिटर बाइंड कराया है, वो 50 ग्राम था, अब आपको इनिबिटर को हटाना है, तो आप क्या करो, आप सबस्ट्रेट को 60 ग्राम कर दो। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपका इनिबिटर हट जाएगा और सबस्ट्रेट आके बाइंड कर जाएगा। ऐसे ही किसी को मिथेनॉल की पॉइजनिंग हुई है तो आप उसको इथेनॉल पिला दो, मतलब बढ़िया वाली शराब पिला दो, तो वो चांसेस है कि उसकी पॉइजनिंग का जो मेटाबोलाइट है फॉर्मल्डिहाइड वो ज्यादा नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये इथेनॉल भी आपका एक ट्रीटमेंट की तरह यूज होता है मिथेनॉल पॉइजनिंग। तो इनहिबिशन कैन बी ओवरकम बाय इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है, इसके बाद मैं आपको कुछ टर्म्स बताऊंगा, के एम वी मैक्स और ये सब। ठीक है, के एम वी मैक्स और आपको ये मैं आपको ग्राफ से बताऊंगा। ठीक है, अब आपका जो क्वेश्चन बनता है वो आपको एक बात और याद रखनी है। ठीक है, इसमें क्या है, किस चीज का इंक्रीज हो रहा है, किस चीज का डिक्रीज हो रहा है, कि के एम बढ़ रहा है और आपका क्या घट रहा है, वो आपको देखना है। ठीक है, अब मैंने आपको कंपिटिटिव बताया, कंपिटिटिव भी दो टाइप का होता है। एक होता है आपका रिवर्सिबल टाइप का, कि थोड़ी देर तक चलो बाइंड रहा इनिबिटर, फिर आपका हट गया। ठीक है, तो कंपिटिटर मैं आपको दो में डिवाइड कर रहा हूँ, ये मैं आपको बायोकेमिस्ट्री में दोबारा भी बताऊंगा। एक होता है रिवर्सिबल टाइप का, जैसे आपकी सल्फोनामाइड जो ड्रग होती है वो आपकी कुछ देर के लिए बाइंड करती है फिर हट जाती है। एक होता है इरिवर्सिबल टाइप का, इसमें क्या होता है, अगर आपकी ड्रग एक बार बाइंड कर गई तो वो आपकी बाइंड रहेगी। ठीक है, फिर आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कितनी बढ़ाते जाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट की जो पॉइजनिंग होती है वो आपकी इसी तरीके की होती है। ऑर्गेनोफॉस्फेट आपके कुछ कंपाउंड नहीं होते हैं, जैसे आपके ऑल आउट हो गया, या आप जो यूज करते हो इंसेक्टिसाइड्स, सेबिन यूज करते हो आप कुछ। ठीक है, ये आपकी कुछ वॉर में यूज होने वाली कुछ आपकी गैसेस थी। ठीक है, सेबिन, सोबॉक्स, कुछ ऐसा। ठीक है, एक आपका बेगोन जो आता है वो भी आपका एक टाइप का ऑर्गेनोफॉस्फेट है, खासकर इसमें इंसेक्टिसाइड्स आते हैं। अब मान लो किसी ने ऑल आउट पी लिया तो वो इरिवर्सिबल टाइप की पॉइजनिंग हो जाती है, वहां पर आप सबस्ट्रेट दे लो
तो वो आपका काम नहीं करेगा। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, एक टाइम लिमिट है कि अगर उस टाइम लिमिट तक आपने ड्रग को दे दिया या सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया तो ठीक है। लेकिन अगर एक बार कोवलेंट बॉन्ड बन गया, फिर आप कुछ करते रहो कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, आप कोई ड्रग दे लो कुछ इफेक्ट नहीं होगा। फिर इस टाइम पर आप क्या करते हो, इस टाइम पर आप वो ड्रग देते हो जो पॉइजनिंग के सिम्टम्स को कम कर देती है। ठीक है, आपके पास यही ऑप्शन बचता है और कोई ऑप्शन नहीं बचता। ठीक है, तो ये इन लास्ट के 2 पॉइंट्स में मैंने यही कंक्लूड करा है। ठीक है, अब आप इस ग्राफ पे आ जाओ। तो इस ग्राफ में देखो, यहाँ पर आप चाहे हाफ वी मैक्स लिख लेना। ठीक है, अब आप यहां से मिला के देख लेना चाहिए, इस ब्लू लाइन को अभी आप छोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ पर पहली बात देखो, ये जो रेड लाइन है ये नॉर्मल एंजाइम की है। अब नॉर्मल एंजाइम का यहाँ पर इस पॉइंट पर देखो, Km की वैल्यू आपकी अगर मैं लिखूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो नॉर्मल का केस अगर हम देखें, नॉर्मल एंजाइम का, ठीक है, तो वहां पर आप देखो आपकी Km की वैल्यू क्या है यहाँ पर, और आप एंजाइम जो इनिबिटर है, आप वहां पर देखो Km की वैल्यू क्या है, वो आपकी इधर है। ठीक है, तो आपको एक बात यहां से समझ में आ जाएगा कि Km की वैल्यू डिफरेंट हो रही है। ठीक है, और क्या समझ में आ जाएगा, आप यहाँ पर एंड देखो वी मैक्स का, ये दोनों लाइन जो है एक जगह पर कोइंसाइड कर रही है, मतलब जो आपका वी मैक्स है वो क्या है, वो आपका सेम है, उसमें कोई आपका डिफरेंस नहीं है। तो ये बात आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं डायरेक्टली। आप जब 2 3 केस पढ़ लोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि किस में Km की वैल्यू डिफरेंट है और किस में आपकी Km की वैल्यू जो है वो आपकी डिफर कर रही है। अच्छा, इन दोनों में से बताओ यहाँ पर किसकी Km वैल्यू ज्यादा है, नॉर्मल वाले की या इनिबिटर वाले की? एक की वैल्यू 3 है Km की नॉर्मल के केस में, और आपका जो इनिबिटर के केस में जो है Km की वैल्यू आपकी 5 है। तो किसमें Km की वैल्यू ज्यादा है? इनिबिटर वाले में ज्यादा है या नॉर्मल केस में ज्यादा है Km की वैल्यू? अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो आप बता दो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको पास ऑन नहीं कर पाओगे। आ रहा है क्या समझ आप लोगों को? हेलो? 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 सर इस वाले में नॉर्मल की के की वैल्यू कम है। सुन रहे हो मतलब? यस सर। यार बता दो यार फिर, मेरे को लगा आवाज ही नहीं जा रही है। तो आप ये लिख नहीं सकते नहीं आ हो रही सर। कि जो Km की वैल्यू है इनिबिटर के केस में क्या है, वो बढ़ जाती है। तो आप यहाँ लिख सकते हो Km वैल्यू इंक्रीज इन द केस ऑफ इनिबिटर, और Vmax क्या है आपकी सेम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। ठीक है, इसी चीज को आप इस ग्राफ में पढ़ लो या उस ग्राफ में पढ़ लो, आपका कोई वो नहीं। ठीक है, ये ग्राफ आपको एक ज्यादा बेटर व्यू दे रहा है, जो आपका ये वाला ग्राफ है। ठीक है, यहाँ पर आपका Vmax सेम आपको दिखाई दे रहा है, और आपको क्या है Km की वैल्यू नॉर्मल और इनिबिट के केस में अलग दिखाई दे रही है। ठीक है, अगर आप इसका ल्यूविनबर्ग कॉम्पिटिटिव इनिबिशन प्लॉट देखो, तो Km की वैल्यू इस तरफ है और इसकी वैल्यू इस तरफ है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं -2 बड़ा है या -5 बड़ा है, तो आपका आंसर क्या होगा? -2। -2 बड़ा है। तो मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि Km की वैल्यू बड़ी है, यहाँ पर और कुछ नहीं किया गया है, इसका रिवर्स कर दिया। जैसे यहाँ ग्राफ में 1/Vmax था, Vmax है, तो यहाँ पे 1/Vmax ले लिया। तो उसको आप बोलते हो ल्यूवनबर्ग रिवर्सिबल प्लॉट। आपसे कई बार ये लाइन ड्रॉ करके पूछ लेंगे कि ये कौन से इनिबिशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये इसलिए ये जो है, अगर आप इसको -2 देखोगे तो इसको आप -5 देखोगे। ठीक है, वी मैक्स दोनों का सेम है।
ठीक है, तो ये आपके जो पॉइंट है ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का। ये ग्राफ आपको थोड़ा सा समझ के याद रखना है, वैल्यूज याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में क्या होता है, सबसे पहले आपका जो इनहिबिटर है वो आपका एंजाइम के साथ भी बाइंड कर सकता है और एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ भी बाइंड कर सकता है। ठीक है, जो आपका मैंने इस पॉइंट में कंक्लूड करा है। ठीक है, बहुत एंजाइम विद एंजाइम एंड एंजाइम सबस्ट्रेट। इसमें आपका नॉन कॉम्पिटिटिव में देखो तो एक्टिव साइट की जगह यहाँ पर कोई और साइट पे जो है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आपका बाइंड करता है। इसका एग्जांपल आपका है साइनाइड। साइनाइड यहाँ बाइंड नहीं करेगा जहाँ ऑक्सीजन बाइंड करती है, वो हीमोग्लोबिन के किसी और पोर्शन पे जाके बाइंड कर जाएगा और आपका साइनो हीमोग्लोबिन कुछ ऐसा बना देता है। ठीक है, जो आपके लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है आपके ब्लड के लिए। ठीक है, इसमें क्या है, ड्रग को कोई आपकी सेम स्ट्रक्चर होने की जरूरत नहीं है। आप डिफरेंट साइट ऑफ एंजाइम पे काम करते हो जिसको आप एलोस्टेरिक साइट बोलते हो। ठीक है, इस ड्रग में अगर इनहिबिटर बाइंड कर कर गया है तो आप कितनी भी डोज बढ़ा लो सबस्ट्रेट की वो आपका नहीं हटेगा। ठीक है, तो इनहिबिशन कैनॉट बी ओवरकम बाय इंक्रीजिंग द डोज। अब इसमें क्या हो रहा है, केएम की वैल्यू में क्या हो रहा है या आपका वी मैक्स की वैल्यू में क्या हो रहा है, ये आप। इसका एक और एग्जांपल है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो है आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेस का। ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस आपका एक इसी टाइप का इनहिबिटर। ठीक है, जो आपका रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव आपका इनहिबिटर है। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, ये मैं आपकी टेस्ट में भी डालूंगा, मैं पहले बता दूंगा। ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस वाला। तो ये आपका इसका ग्राफ देखो आप, तो इसके ग्राफ में देखो यहाँ पर, अब ये नॉर्मल है और आप इस ब्लू लाइन को देखो, इसमें क्या है आपका कुछ ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पर के की वैल्यू अगर आप मैच करने की कोशिश करोगे तो आपकी ऑलमोस्ट दोनों की सेम सेम आती है, अगर आप के की वैल्यू को देखोगे कोई सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन। और इसमें क्या है, जो आपका वीमैक्स है वो चेंज है, क्योंकि नॉर्मल एंजाइम में वीमैक्स यहाँ है और जबकि आपका इस वाले केस में आपका वीमैक्स यहाँ है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि के की वैल्यूज में चेंजेस हैं कुछ इस टाइप से आपके, और आपका जो है Vmax की वैल्यू में चाहिए। Vmax आपको खास ध्यान रखना है इस वाले केस में। ठीक है, तो आप इसमें देख लो कि आपकी ये Km की वैल्यू है इन दो केस में, अनइबिटेड और इनहिबिटेड वाले में वो ऑलमोस्ट आपकी सेम आ रही है। चेंज क्या हो रहा है, चेंज आपका सिर्फ Vmax हो रहा है। ठीक है, इसलिए Km की वैल्यू दोनों में सेम है और Vmax आपका क्या है, आपका इस तरीके से अलग अलग है। Vmax आप हमेशा याद रखना कि इनहिबिटेड वाले का Vmax जो है आपका कम होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देखो तो दोनों के बीच में बहुत ज्यादा गैप है। अगर यहाँ पर ये वैल्यू 100 है तो यहाँ ये वैल्यू 50 है। ठीक है, तो आपको ये ग्राफ याद रखना है कि इनहिबिटेड वाले में और अनइनहिबिटेड वाले में क्या फर्क है। ठीक है, और जो आप ग्राफ या लाइंस यहाँ देखते हो वो आप रिवर्सिबल में, रिवर्सिबल लियोन वर्क प्लॉट में वो उल्टा हो जाता है। जैसे इनहिबिटेड की लाइन यहाँ नीचे है तो यहाँ पर ये ऊपर आ जाएगी, अनइनहिबिटेड की लाइन ऊपर है तो यहाँ ये नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का चार्ट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अनकॉम्पिटिटिव। ये आपका मुश्किल नहीं है, इजी है, इसमें आपका एंजाइम का कोई लेना देना नहीं है। इसमें जो ड्रग बाइंड करती है वो आपका एंजाइम और जो सबस्ट्रेट है उसके कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड करेगी। ठीक है, ओनली विद द ES, नॉट एबल टू बाइंड विद एंजाइम। तो इसमें क्या होता है, Vmax की वैल्यू आपकी घट रही है। ठीक है, Emax क्या करता है, जो आपका ES है, ये अगर इसके साथ इनहिबिटर बाइंड कर जाए तो इसको प्रोडक्ट नहीं बनाने देगा। ठीक है, ये इस टाइप का आपका इनहिबिटर है। ठीक है, इसमें आपकी दोनों वैल्यू डिक्रीज हो रही है, केएम भी डिक्रीज होता है, वीमैक्स भी डिक्रीज होता है। ठीक है, तो मैं आपके लिए पहले एक चार्ट बना देता हूँ। ये आपका अन कॉम्पिटिटिव टाइप का इनहिबिशन है, इस चार्ट चार्ट को आप एक बार ड्रॉ कर लेना अच्छे से। ठीक है, तो ये आपको सारे क्वेश्चन जो है आपके सॉल्व हो जाएंगे इससे। ठीक है, पहले मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ केएम की वैल्यू, फिर मैं लिख रहा हूँ वीमैक्स। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है ये आपका पहला केस है कॉम्पिटिटिव का।
ठीक है, सेकंड केस है नॉन कॉम्पिटिटिव का, एनसी लिख रहा हूं मैं, और थर्ड केस है आपका अनकॉम्पिटिटिव का। केमैक्स की वैल्यू अगर आप देखें, इसमें क्या हो रहा है, बढ़ रही है कॉम्पिटिटिव के केस में, ठीक है, और वी मैक्स की वैल्यू में आपका कोई चेंज नहीं। वही नॉन कॉम्पिटिटिव में आपका उल्टा हो जाता है, यहाँ पर क्या होता है, वी मैक्स आपकी के एम की वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, लेकिन वी मैक्स क्या हो रहा है, आपका डिक्रीज हो रहा है। अनकम्पिटिटिव में क्या है, आपके दोनों ही डिक्रीज हो रहे हैं। इसके बेसिस पे आपसे जितने क्वेश्चन पूछे जाए आप ऑलमोस्ट सबको निकाल लोगे इस टेबल के उससे, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन मिलता है वो स्टेटमेंट वाइज मिलेगा। ठीक है, तो आप याद रखना इस चीज को, इस टेबल को, तो ये आपके काम ज्यादा आएगा। ठीक है, तो ये आपके 3 प्लॉट है जो मैंने वहां पर टेबल में इंक्लूड करा है, वो यहाँ आपका लिखा हुआ है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में के एम इंक्रीज, वी मैक्स अनइफेक्टेड। अनकॉम्पिटिशन में जो है आपका अनकॉम्पिटिटिव वाला है जो हमने लास्ट में देखा है, उसमें के एम रिड्यूस्ड हो रहा है और वी मैक्स आपका रिड्यूस्ड हो रहा है। ठीक है, और इसमें जो आपका नॉन कॉम्पिटिटिव है, इसमें के एम अनअफेक्टेड है और वी मैक्स रिड्यूस्ड है। इसके साथ आप एक और चीज याद रख लेना, इसमें आपको एक स्लोप मिलता है अनकॉम्पिटिटिव वाले में, तो ये आपके थोड़ा सा काम आएगा। ठीक है, स्लोप कई बार आपको निकालना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका एंजाइम था जो मैंने आज आपको कराया। वैसे तो दिक्कत होनी चाहिए आपको, क्योंकि इतना इजी नहीं है, पर आपको हो नहीं रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। या तो आप क्लास ऑन करके कुछ खाना वाना खाने चले जाते हो या इंस्टाग्राम देखते हो, क्योंकि ये मुश्किल टॉपिक है थोड़ा। किसी को